तो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अपने भारतवर्ष के उस इंटीग्रल पार्ट यानी उस अटूट पार्ट की हम आज जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे, जिससे लगभग हर वर्ष, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, या और चाहे जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, एक प्रश्न तो आता ही आता है और उसका नाम है अंडमान निकोबार। जानते हैं आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो। वहाँ पर करीब 572 यानी 572 आइलैंड्स हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके। तो ये भारत का एक अभिन्न अंग है, जो कि भारत के पूर्वी तट यानी कि ईस्ट कोस्ट से 1000 किलोमीटर की दूरी के आसपास सिचुएटेड है, ठीक है। तो जैसे ये हमने भारत का एक मतलब साउदर्न पार्ट बना लिया इंडिया का, ये यहाँ श्रीलंका हो गया, इधर ये लक्षद्वीप भी एक द्वीप समूह है, ठीक है। तो इधर से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर अंडमान निकोबार के द्वीप हैं, ऐसे द्वीप समूह है, ठीक है। ऐसे लाइन से चले गए हैं नीचे, ऐसे इस तरह से लाइन से द्वीप समूह है, मतलब ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स हैं, जिसमें ये जो मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लगभग कुछ द्वीप समूह एक साथ दिखाई देंगे और कुछ द्वीप समूह एक साथ दिखाई देंगे, बीच में काफ़ी गैप पर वाटर है। तो ये जो द्वीप समूह है इनको बोलते हैं अंडमान द्वीप समूह, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान, ये सब अंडमान हैं, जिनमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। ये नॉर्थ की ओर है तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और ये साउथ अंडमान। इसी प्रकार नीचे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है नीचे साउथ साइड में, इनको निकोबार आइलैंड बोलते हैं। निकोबार आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, निकोबार आइलैंड्स। उनमें से मिडिल निकोबार ऊपर वाले को, और जो सबसे जो नॉर्थ साइड में है ये, इसको बोलते हैं, एक्चुअली ये छोटा होता है और नीचे बहुत बड़ा आइलैंड है, तो इसको बोलते हैं कार निकोबार, हिंदी में भी लिख सकते हो सेम चीज। ये मिडिल निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो निकोबार आइलैंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा है, और अंडमान निकोबार में ये जो नॉर्थ अंडमान है ये भी बड़ा है, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान ऐसे हैं। तो अंडमान और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी अंडमान द्वीप समूह अगर देखे जाए और निकोबार द्वीप समूह देखे जाए तो उनके बीच में एक वाटर का चौड़ा चैनल है, मतलब काफ़ी जगह तक वाटर गया है। ऐसे लगता है जैसे वाटर ने इन दोनों को अलग किया हो। तो इस वाटर का नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल एक्चुअली 10 डिग्री जो लैटीट्यूड है यानी अक्षांश जिसको बोलते हैं, धरती का, पृथ्वी का जो 10 डिग्री लैटीट्यूड है
वो ऐसे जो 10 डिग्री जो लाइन है ना वो ऐसे जाती है। तो जो ये जो 10 डिग्री जो लैटीट्यूड है ना ये अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री लैटीट्यूड, इसको बोलते हैं 10 डिग्री अक्षांश हिंदी में पृथ्वी का, या 10 डिग्री चैनल आप शॉर्ट में कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, और कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये तो हुआ थोड़ा सा आपको हमने दिया फिजिकल सिचुएशन इसका। असल में 10 डिग्री चैनल कैसे नाम पड़ा, तो अगर आप इस पृथ्वी को देखो ऐसे, पृथ्वी को, ये पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी है, तो इसके जो मिडिल में जो अक्षांश होता है यानी लैटीट्यूड होता है उसको बोलते हैं 0 डिग्री, और इसको बोलते हैं इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर, और हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य यानी धरती के बीच की रेखा, ऐसा समझो, भूमध्य रेखा। इसको 0 डिग्री एंगल माना गया कि 0 डिग्री पर है। ठीक है, इस आधी पृथ्वी की जो मतलब ये भूमध्य रेखा यानी मिडिल लाइन से, और जो ये नॉर्थ पोल है इसको 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का में बराबर बराबर डिग्री पर ऐसे मतलब पृथ्वी को लैटीट्यूड से बांट दिया गया है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और ये यहाँ पर 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आप इस धरती की ये जो बीच की जो रेखा है यानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, इसके आप साउथ में जाइए, इधर नॉर्थ है ऊपर की ओर, आप नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं। अगर आप साउथ पोल की ओर जाए यानी अंटार्कटिका की ओर, उधर आर्कटिक है इधर अंटार्कटिक है, तो अगर आप अंटार्कटिका कंटिनेंट यानी महाद्वीप की ओर जाए जहाँ 12 मास बर्फ होती है, जहाँ पेंगुइन पाए जाते हैं, तो आप इसको भी 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे एंगल पर आप लेके, आपने अगर भूगोल पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, ऐसे ही करके ये 90 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये पृथ्वी की जो बीच की रेखा है इस लैटीट्यूड को एंगल दिया जाता है 0। ठीक है, एक स्पेशल 2 रेखाएं होती हैं जिनको बोलते हैं ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स। हिंदी में इनको बोलते हैं कटिबंध, ट्रॉपिक्स। तो एक ट्रॉपिक जो है वो 0 डिग्री से लगभग 22.5 डिग्री नॉर्थ की ओर होती है, और एक ट्रॉपिक 0 डिग्री यानी इसी भूमध्य रेखा से 22.5 डिग्री साउथ की ओर एक लाइन होती है जो पृथ्वी को पर ऐसे लैटीट्यूड है यानी पृथ्वी पर लाइन है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितना ये रीजन पड़ता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक रीजन, और इसमें बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर गर्मी होती है। इस क्षेत्र में जो भी रीजन पड़ता है वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ सदाबहार वन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मतलब साल भर एवरग्रीन यानी साल भर हरे भरे रहने वाले वृक्ष यहाँ
पाए जाते हैं। पतझड़ वाले वृक्ष इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो अगर आप भारत का नक्शा देखो, भारत, तो ये 10 डिग्री हुआ, 0 डिग्री कहीं यहां से लाइन जाएगी, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, जहां पर लगभग साल भर बहुत गर्मी होती है, बहुत बारिश होती है। ठीक है, बहुत गर्मी बहुत बारिश। और ये जो कर्क रेखा था, कर्क रेखा, ये भारत के बीचों बीच ऐसे निकलती है, गुजरात से होते हुए और उधर वेस्ट बंगाल से जाती हुई 22.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। तो ये अगर 0 हुआ तो यही वो 10 है, यहाँ कहीं से 20 जा रही होगी, 20 डिग्री कहीं जा रही होगी लाइन। तो ये जो 10 डिग्री जो है ना, वही बात हुई कि 10 डिग्री जो लैटिट्यूड है, यानी पृथ्वी का जो 10 डिग्री जो अक्षांश है, वो वो अंडमान और निकोबार दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को अलग करता है यहाँ से। ये है 10 डिग्री चेक। तो आपने अपना, ये तो समझ में आ गया ना। अब आपने अपने भारत का जरा नक्शा देखिए, जरा मैप देखिए, उसका जियोग्राफिकल सेटिंग देखिए। तो भारत का ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये जो रीजन है, और इसके साउथ का जो रीजन है, ये आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा ट्रॉपिक रीजन में पड़ रहा है, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु में पड़ रहा है। ये सब भूमध्य सागरीय जलवायु यानी ट्रॉपिक रीजन में पड़ रहा है। तो इतने रीजन में साल भर गर्मी भी ज़्यादा होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर मतलब साल भर लगभग हरे भरे वृक्ष पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि ये जो भारत है, इसके मिडिल में ये बात जारी नहीं है। केवल जो तटीय रेखा वाले जो एरिया हैं, यहाँ पे ज़्यादा बारिश, ज़्यादा हरे भरे वृक्ष 12 महीने पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं। तो पतझड़ वाले भी वन पाए जाते हैं, जिनको डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। मानसूनल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी जो पत्ते गिराते हैं। तो अपना भारत इसीलिए, मतलब ये जो इतना जो रीजन है, ये गर्म है, और यहाँ बारिश भी अच्छी खासी होती है तट रेखाओं के पास, और ग्रीनरी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखिए, ये अंडमान और निकोबार को देखिए, तो जो ये ग्रेट निकोबार जो एरिया है, ग्रेट निकोबार एरिया, ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के बहुत पास है। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस अंडमान ग्रेट निकोबार में। धीरे धीरे बारिश की मात्रा ग्रेट निकोबार में सबसे ज़्यादा, फिर मिडिल निकोबार में, फिर कार निकोबार में, फिर साउथ अंडमान में, फिर मिडिल अंडमान में, फिर नॉर्थ अंडमान में। ऐसे मतलब बारिश की मात्रा यहाँ मैक्सिमम और इधर घटती जाती है। फिर भी पूरे अंडमान निकोबार में बेहद बारिश होती है, देश के एवरेज से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वनस्पति भी उसी प्रकार की पाई जाती है कि चूंकि ये 0 डिग्री लाइन पर है, यानी भूमध्य सागरीय लाइन पर है, तो यहाँ 12 मास बहुत ग्रीनरी रहती है। यहाँ ग्रेट निकोबार में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर बारिश और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, मतलब हवा में मौजूद नमी, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होगी तो हवा में नमी भी बहुत हो जाएगी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा नमी है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर अत्यधिक घने फॉरेस्ट मिलते हैं, अत्यधिक घने, लगभग डार्क ग्रीन, और सन की लाइट बड़ी मुश्किल से पहुँचने वाली। ये ग्रेट निकोबार इतना ज़्यादा ग्रीन है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता है कि यूनेस्को ने ग्रेट निकोबार को घोषित कर रखा है बायोस्फीयर रिजर्व।
बायोस्फीयर रिजर्व, नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसका नाम डाल रखा है। यानी ये पृथ्वी के कुछ गिने चुने बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। कौन? ग्रेट निकोबार द्वीप। यहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, बहुत ज़्यादा वनस्पतियों की मात्रा है, बहुत जीव जंतु हैं जो कि जिनमें अधिकतर ऐसे हैं कि केवल इसी द्वीप पर ही पाए जाते हैं। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस ग्रेट निकोबार को बायोस्फीयर रिजर्व में डाला गया। जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है धीरे धीरे, ये एवरग्रीन है तो ये यहाँ पर चौड़ी पत्तियों वाले ग्रीन मिलते हैं। फिर धीरे धीरे अगर आप नॉर्थ अंडमान की ओर आएँ तो डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिल जाते हैं, यानी पतझड़ वाले फॉरेस्ट। क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तो डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वनस्पति का भी वेरिएशन है, यानी वेजिटेशन का भी वेरिएशन है। फ्रॉम एवरग्रीन टू डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हमको मिल जाता है। ठीक। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि आप सबको पता है, यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो आई थिंक आपको अंडमान निकोबार की जियोग्राफिक सेटिंग समझ में आ रही होगी। थोड़ा और चलते हैं, ये अंडमान निकोबार आखिर इस समुद्र में निकला कैसे है? तो ऐसा माना जाता है कि जो म्यांमार है, म्यांमार यानी बर्मा, जो कि इसके ऊपर भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, उसको हिंदी में बर्मा बोलते हैं। उस बर्मा जिस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है उसका नाम है अराकान रेंज। अराकान रेंज यानी अराकान पर्वत श्रृंखला, अराकान माउंटेन रेंज भी आप कह सकते हैं। ये अराकान माउंटेन रेंज बहुत लंबी है और बीच में ये समुद्र में डूब गई है और फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी निकली है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो अंडमान निकोबार है ये अराकान पर्वत श्रृंखला ही है, जिसका मैक्सिमम पार्ट समुद्र में डूबा हुआ है। ठीक है, अराकान पर्वत श्रृंखला का ये एक्सटेंशन समझो, जो बीच में डूबा है, कहीं निकल आया तो वो द्वीप बन गया। अंडमान निकोबार हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये पूरे ईस्ट एशिया, जिसमें कि हमारे कुछ दुश्मन देश, दुश्मन नहीं कह सकते हो, जिनका बिहेवियर थोड़ा दुश्मनी रहता है, वैसे देश भी पड़ोसी में है, चाइना वगैरह। तो साउथ चाइना सी पर उसका कब्जा है। तो अंडमान निकोबार एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यहाँ पर सेना की तीनों कमांड्स हैं, एक साथ काम करती हैं। तो ये हमारा एक तरह से कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डिफेंस पॉइंट है। ठीक, अंडमान निकोबार का सबसे जो साउदर्न पॉइंट है, सबसे साउदर्न पॉइंट यानी सबसे दक्षिणी पॉइंट, जो कि इस पूरे भारत का भी सबसे दक्षिणी पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। याद रखना, इंदिरा पॉइंट। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके इसके पास एक छोटा सा सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो, जिसका नाम बायरन आइलैंड है। एक द्वीप है जो कि ज्वालामुखी जैसा है, जिससे मड निकलता रहता है, आग नहीं निकलती है, मड निकलता है, बट इट इज एक्टिव वॉल्केनो। उसको बोलते हैं बायरन वॉल्केनो, जो कि बायरन आइलैंड पर स्थित है। बायरन आइलैंड, हिंदी में भी लिख सकते हो बायरन आइलैंड। इंदिरा पॉइंट और बायरन आइलैंड का आप नाम याद रखिए। जो ये अंडमान का जो पार्ट है पूरा, इसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट सैडल या सैडल, माउंट सैडल। माउंट मतलब पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है तो काफी ऊंचा है। और जो निकोबार जो द्वीप समूह है, निकोबार पूरा, इस निकोबार में
जो सबसे ऊंची पॉइंट चोटी है उसका नाम है माउंट माउंट थुलियट। माउंट थुलियट, थुलियट है सर, ठीक है, माउंट थुलियट, ये भी याद रखना। ये निकोबार ग्रुप का सबसे ऊंचा पर्वत है और अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट सैडल। अंडमान निकोबार हमारे देश के इतिहास में दर्ज है, स्वतंत्रता संग्राम से इसका रिश्ता है। यहाँ पर मौजूद, इसको काला पानी भी बोलते थे। एक्चुअली अंधेरी कोठियों में लोग रहते थे तो और चारों तरफ पानी से घिरे थे, कहीं जा नहीं सकते थे। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, वो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए वहाँ की सेलुलर जेल्स, सेलुलर मतलब बहुत छोटी अंधेरी कोठरियों में सजाएं काटी हैं, वो भी सश्रम सजाएं, मतलब अत्यधिक पशुवत उनके साथ व्यवहार भी किया जाता था और उनको अंधेरी कोठरी में रखा जाता था। तो काला पानी फेमस वर्ड था, पूरे स्वतंत्रता संग्राम में फेमस शब्द था। हजारों गुमनाम लोगों ने, और जिनके कुछ नाम अभी पता भी हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए काला पानी को झेला। वहीं पर कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया, वहीं शहीद हो गए। तो अंडमान निकोबार हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की एक जीती जागती मिसाल है, ठीक है। तो अंडमान जो सेलुलर जेल्स हैं उनको देखने के लिए कि किस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने और देशभक्तों ने अपनी जान दी है, वहाँ पर सजा काटी है, तो उसके दम पर हम लोगों को आज आज़ादी मिली है। तो ये सब देखने के लिए दूर दूर से लाखों टूरिस्ट जाते हैं हर साल और देखते हैं वहाँ पर अंडमान सेलुलर जेल्स, ठीक। अब आते हैं हम अंडमान निकोबार की और चीज़ों के बारे में। क्योंकि ये एक समुद्र से घिरा हुआ आइलैंड ग्रुप है, तो यहाँ पर बहुत स्पेशल कुछ मशहूर जीव पाए जाते हैं जिनका जिक्र परीक्षाओं में होता है। तो आप भी एक एक जीव जो मैं बताता जाऊँ, आप उसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और उन जीवों के रहने के लिए अंडमान निकोबार में 6 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, 6 नेशनल पार्क जिनमें वो जीव रहते हैं और यहाँ की जैव विविधता बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार में के जो 6 जो नेशनल पार्क्स हैं, हम उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। आई थिंक मुझे इसको मिटा देना चाहिए, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं नाम। आई थिंक आपने इसको समझ लिया था कि 10 डिग्री चैनल और भी जो लैटीट्यूड है डिग्री वो क्या है, और भारत से कहाँ से पास होते हैं। तो ये सब आपने देख लिया था ना। अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो अभी हमने बताया कि जो ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत ग्रेट निकोबार को एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है।
क्योंकि ग्रेट निकोबार की जैव विविधता जो है वो विश्व में बहुत अतुलनीय है। ठीक है, ग्रेट निकोबार की जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधताओं वाली जगह होती हैं। कोरल रीफ जो होती है ना, वो विश्व की नंबर 1 रैंक वाले, अगर जैव विविधता वाले क्षेत्रों को एक साथ रखो तो उनमें कोरल रीफ का रैंक नंबर 1 आता है। कोरल रीफ से ज़्यादा उतने क्षेत्र में जीव जंतु वनस्पतियाँ उतने क्षेत्र में कहीं नहीं मिलती हैं विश्व में। तो कोरल रीफ की अगर कोई रैंक पूछे कि कोरल रीफ की जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में रैंक क्या है वर्ल्ड में, तो कोरल रीफ जो होती हैं उनकी रैंक 1 आती है हमेशा। उसके बाद वेटलैंड्स का नाम आता है। ये सब चीज़ें हम आपको अलग से प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार में कोरल रीफ पाई जाती हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो है वो मानी गई है वर्ल्ड की सेकेंड। ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड की सेकेंड सबसे बेस्ट कोरल रीफ है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। कोरल रीफ्स क्या होती हैं उसके लिए आप गूगल पर कोरल रीफ टाइप करो तो एटलीस्ट आपको पिक्चर तो दिख जाएगी। पिक्चर दिख जाए तो आप एक दिमाग में बैठा लेना, कुछ वीडियो देख लो अगर आपको मिल जाए यूट्यूब पर, फिर कोरल रीफ क्या होती हैं और उसकी बायोडाइवर्सिटी में क्या योगदान है, उसका विश्व के फूड चेन पर क्या योगदान है, ये सब हम आपको बताएंगे अलग से पूरा। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ है और वहाँ पर पाए जाने वाले जो कोरल रीफ है वो विश्व की सेकंड सबसे बेस्ट रीफ है, जो कि मतलब अनटच्ड है। लगभग अनटच्ड मतलब ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उन कोरल रीफ को नुकसान नहीं हुआ है ज़्यादा, ठीक है। इस पर हम अलग से पूरा नॉलेज गेन करेंगे कोरल रीफ पर, लगभग जनरल स्टडी वाला नॉलेज, नॉट द साइंटिफिक नॉलेज, ओके। तो ग्रेट निकोबार में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी सो हाई है कि इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। और यहाँ अकेले ग्रेट निकोबार आइलैंड पर 2 नेशनल पार्क हैं जिनका नाम है नंबर 1 कैम्पबेल बे, हिंदी में भी लिख सकते हो, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, और दूसरा है उसका जो उसका नाम है, उसका नाम गलीथा कुछ नाम है उसका, स्पेलिंग नहीं, मतलब शब्द नहीं याद आ रहा है मुझे, गलाथिया नेशनल पार्क। ये यहाँ के 2 नेशनल पार्क हैं जो कि बायोस्फीयर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा भी हैं। दोनों नेशनल पार्क केवल ग्रेट निकोबार आइलैंड में है जो कि खुद में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बाकी अंडमान जो रीजन है, ये अंडमान रीजन यानी अंडमान निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जिनमें करीब 350 छोटे छोटे द्वीप हैं और बड़े द्वीप, छोटे बड़े मिला के 350 के अराउंड द्वीप हैं। टोटल 572 द्वीप हैं पूरे रीजन में, छोटे बड़े सब मिला के, तो करीब 350 अंडमान में है, बाकी इसमें है। तो अंडमान में 4, निकोबार ग्रेट निकोबार में 2 हैं, अंडमान रीजन में 4 हैं, जिनका नाम है नंबर 1 महात्मा गांधी मैरीन पार्क मतलब मैरीन नेशनल पार्क मतलब ये जो एरिया है,
इसमें जो समुद्री जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी की जाती है। नंबर 2, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट, माउंट मतलब पर्वत श्रृंखला, पर्वत टाइप का है नाम, थोड़ा पहाड़ी टाइप का है। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3, सैडल पीक नेशनल पार्क। अंडमान रीजन की सबसे ऊंची चोटी का नाम ही सैडल है। तो सैडल, और जिस रीजन में ये पीक है उस बहुत बड़े एरिया को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो सैडल पीक नेशनल पार्क ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। और जो चौथा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम मैं आपको बताता हूं। हाँ, उसका नाम है नॉर्थ बटन। नॉर्थ बटन, BUTTON, नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो 6 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं पूरे अंडमान निकोबार में, इन राष्ट्रीय उद्यानों में ये निश्चित किया गया है कि जो भी जीव जंतु या बायोडाइवर्सिटी है, बोटानिकल, जूलॉजिकल, मतलब जीवों की, वनस्पतियों की, वनों की, सबकी, ये सब इन नेशनल पार्क की सुरक्षा के अंदर सुरक्षित रहें। ठीक है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, JSI बोलते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर हर साल करीब 180 नई स्पीसीज यानी नए जीवों का, मतलब जंतुओं और वनस्पतियों को मिलाकर नई स्पीसीज खोजता है, एवरेज हर साल करीब 180 नई प्रजातियां जीवों की और वनस्पतियों की मिलाकर खोजता है। तो उनमें से 11%, पूरे देश की केवल 11% लगभग यही पाई जाती हैं। कहाँ पर? अंडमान निकोबार के रीजन में। और लगभग यहाँ पाए जाने वाले जो मैक्सिमम जीव जंतु या जो वनस्पतियाँ हैं वो लगभग यही पाई जाती हैं। उनमें से जैसे 100 ढूंढी गई, यहाँ पर जैसे 100 प्रजाति मिली वनस्पतियाँ और जीवों सबको मिला के, तो 100 में से 20-25% जो हैं वो केवल यहीं पाई जाती हैं, अर्थात उनकी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इससे अंडमान निकोबार की जैव विविधता पूरे विश्व में एक अलग स्थान रखती है। ठीक है, इंडेमिक बायोडाइवर्सिटी है। अंडमान निकोबार में बेहतरीन मैंग्रोव पेड़ वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, दुनिया के बेहतरीन मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो मानव के लिए वरदान है। वो मानव के लिए वरदान है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उनका इतना बड़ा योगदान है मैंग्रोव फॉरेस्ट का हमारे जीवन में कि मैं इस पर भी एक अलग पूरा लेक्चर बनाऊंगा, एक कोरल रीफ पर और एक मैंग्रोव फॉरेस्ट पर। ठीक है, तो इतने नेशनल पार्क हैं जिनमें अंडमान निकोबार के कुछ चुनिंदा जीव जंतुओं का निवास। अब वो जीव जंतु कौन से हैं चुनिंदा, वो हम बताते हैं। आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा बहुत बोरिंग ना हो जाए, तो अगले भाग में बताते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो अगले भाग में हम देखते हैं
कि अंडमान निकोबार के वो कौन से जीव जंतु हैं जो पूरे विश्व में अपना स्पेशल स्थान रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको ज़्यादा थकान ना हो और आप लोग अपनी परीक्षाओं में बेस्ट करें। ये हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।